हेलो फ्रेंड्स, डीआर स्टूडियो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि अप्रेंटिस एग्जाम की तैयारी है। ट्रेड इसमें आप लोग को मिलने वाला है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। और जो भी कैंडिडेट नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि AIIT 110 और 111 इसका जो है एग्ज़ाम शीघ्र ही होने वाला है। और इस पर जो है आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा जो कि ITI DGT का सिलेबस है। और इसमें जो है आप लोग का इस चैप्टर में शॉर्ट सेल कन्वर्टर, SMPS, UPS, ऑप्टिकल फाइबर, ये जो है वीडियो जो है आपका पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जा करके आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो जो भी कैंडिडेट नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। पहला क्वेश्चन जो हम लोग आते हैं तो वह ऊर्जा संसाधन जिन्हें बार बार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। देखिए पहला क्वेश्चन है, वह ऊर्जा संसाधन जिन्हें बार बार उत्पन्न नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन। इसी को बोला जाता है अनवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा वैसी ऊर्जा होती है जिसको जो है बार बार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है। देखिए परंपरागत ऊर्जा का संसाधन उदाहरण नहीं है तो यह है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो है परंपरागत ऊर्जा का संसाधन नहीं है। बाकी जो तीनों है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या कोयला, यह प्राकृतिक, ये जो है परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सोलर सेल सिलिकॉन के बने होते हैं। देखिए सोलर सेल जो है वो सिलिकॉन के बने होते हैं, लेकिन कितना परसेंट बने होते हैं, ये है 90%। 90% जो है सिलिकॉन के बने होते हैं, क्योंकि अर्धचालक ये है और ये जो है उष्मा का सबसे ज़्यादा उत्सर्जक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्न में से किस यंत्र द्वारा सौर विकिरण को मापा जाता है। देखिए सौर विकिरण को मापा जाता है, इसके लिए जो है तापमापी यानी कि पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा निम्न में से किस विधि द्वारा पहुंचती है। देखिए सूर्य से जो है पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचती है, ये है विकिरण विधि द्वारा। ये जो है ये असिस्टेंट लोको पायलट में भी पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। देखिए किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो ये है हाइड्रोजन के संलयन के द्वारा। ये जो है साइंस का क्वेश्चन है और जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। वैश्विक ऊष्मा में मुख्य कारण है, वैश्विक ऊष्मा का जो मुख्य कारण होता है वो है ग्रीन हाउस गैसों की सघनता में वृद्धि। देखिए ग्रीन हाउस गैस होता क्या है, तो ये है मेथेन CH4, और इसी का सघनता में वृद्धि होने के कारण वैश्विक ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो SMPS का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो पूरा नाम है वो है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई को ही SMPS बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो SMPS का उपयोग करते हैं। तो SMPS का जो उपयोग करते हैं वो है नियत पावर सप्लाई प्राप्त करने के लिए, जिसको बोलते हैं नियत DC प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि UPS का पूरा नाम क्या है। तो UPS का पूरा नाम है ये है फर्स्ट यूनिटैरेक्टर पावर सप्लाई। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे। अगला जो क्वेश्चन है इन्वर्टर को स्टार्ट करने के लिए कितने एम्पियर की धारा की आवश्यकता होती है। तो इन्वर्टर को स्टार्ट करने के लिए जो है 180 एम्पियर की धारा की आवश्यकता होती है। एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि ये जो है इन्वर्टर और दूसरा जो होता है कन्वर्टर और तीसरा जो होता है रेक्टिफायर। तो इस तीनों में अंतर क्या है ये आप लोगों को बता दूँ। तो इन्वर्टर जो होता है वो AC को DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हमेशा AC को DC में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्टर क्या करता है, तो कन्वर्टर दो प्रकार के होता है। एक तो AC को DC में कन्वर्ट करता है, एक होता है DC कन्वर्टर जो कि DC को DC में ही कन्वर्ट करता है। तीसरा जो आता है वो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, तो AC को DC में कन्वर्ट करता है। ये कन्फ्यूजन नहीं होना, इसको आप कॉपी पे नोट करते चलिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि UPS की बैटरी की दक्षता कितनी होती है। तो UPS की बैटरी की जो दक्षता होती है वो होती है 90%, लेकिन जो है किससे मापी जाती है, तो वह होता है एम्पियर आवर, यानी कि एम्पियर घंटा के द्वारा इसे मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑनलाइन UPS की दक्षता कितनी होती है। देखिए ऑनलाइन UPS की जो दक्षता होती है वो होती है लगभग 80%। 80% जो है UPS की दक्षता होती है। देखिए UPS जो है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पहला ऑनलाइन UPS और दूसरा होता है ऑफलाइन UPS। और ऑनलाइन UPS का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है और ये ऑफलाइन UPS का कम प्रयोग किया जाता है। ऑफलाइन UPS का जो है दक्षता वो 90% होता है और ऑनलाइन का 80% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में कितने वाइंडिंग होती है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो है एक ही वाइंडिंग होता है और वो इस तरह का होता है, एक ही चीज़ में लपेटा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह का होता है, एक कॉइल की तरह गोल गोल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो रोम एक नॉन वोल्टाइल है लेकिन मेमोरी है, लेकिन वोल्टाइल मेमोरी किसको कहा जाता है। तो वोल्टाइल मेमोरी रैम को कहा जाता है। देखिए RAM रैम को वोल्टाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है और रोम को नॉन वोल्टाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। मल्टीप्लेक्सर क्या है। तो देखिए मल्टीप्लेक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी दिल्ली मेट्रो में क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इस चीज़ को नोट कीजिएगा। इसमें जो होता क्या है कि अनेक इनपुट लाइन से एक आउटपुट लाइन होती है। देखिए ये एक किसी सर्किट है, इसमें जो अनेक इनपुट लाइन आ रहा है इस तरह से लंबे लंबे,
और इसमें जो है एक आउटपुट मिलेगा। देखिए लंबे लंबे बहुत सारे इनपुट मिलेंगे और इससे जो है एक इनपुट मिलेगा, सिर्फ केवल एक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। बहुत सारे इनपुट आ रहे हैं और एक इनपुट हमको मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। एक और होता है जिसको बोलते हैं डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर में होता क्या है, तो इसमें जो है एक ही इनपुट आएगा, किसी भी सर्किट से एक ही इनपुट आएगा और बहुत सारे हम लोग को इनपुट आउटपुट मिलेगा, ठीक है। उल्टा होता है इसका डीमल्टीप्लेक्सर। अगला जो आते हैं कि एलसीडी का निर्माण किया जाता है। देखिए एलसीडी का जो निर्माण किया जाता है वो है दो ध्रुवीकृत पारदर्शी को आपस में चिपका कर। दो ध्रुवीकृत है, पारदर्शी है, ठीक है, पारदर्शी रहेगा, उसको दोनों में को चिपका दिया जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं एलसीडी का निर्माण होता है इसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। देखिए आउटपुट डिवाइस कौन कौन है, तो एक ही है, वो है डिस्प्ले डिवाइस। डिस्प्ले डिवाइस एक आउटपुट डिवाइस है। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रकाशीय तंतु के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशीय तंतु का निर्माण में हमेशा जो है प्लास्टिक और कांच का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो भी है ये जो है आप लोग को नोएडा मेट्रो में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल में क्लैडिंग का परत जो है किस चीज़ का बना होता है। देखिए क्लैडिंग का परत जो बना होता है वो होता है प्लास्टिक का बना होता है। ये जो है मुंबई MMRD में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। मुंबई मेट्रो में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ऑप्टिकल एनकोडर में RF संकेतों का प्रकाश संकेतों में परिवर्तित क्यों करता है। देखिए RF संकेतों को प्रकाश संकेतों में परिवर्तित करता है वो है लेजर डायोड। जब भी ऑप्टिकल फाइबर का नाम लिया जाए तो इसमें जो एक ही लेजर डायोड का प्रयोग किया जाएगा वो है सिर्फ लेजर डायोड। जीना डायोड, PA डायोड, टनल डायोड, इस तरह का कोई भी डायोड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक ही चीज़ का प्रयोग किया जाएगा वो है लेजर डायोड। तो इस चीज़ को नोट कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है कि फाइबर ऑप्टिक केबल का कार्य सिद्धांत किस पे करता है। तो कार्य सिद्धांत जो करता है वो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे जो है ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रकाशीय तंतु जो सहायता सिग्नल में निम्न में से किसे प्रेषित करता है। तो देखिए प्रकाशीय तंतु जो है किसकी सहायता से, तो प्रकाशीय तरंग की सहायता से जो है सिग्नल को प्रेषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सिंगल मोड तंतु में स्रोत के रूप में उपयोग में लाया जाता है। देखिए सिंगल मोड तंतु में लेजर डायोड का प्रयोग किया जाता है। देखिए अभी ये आप लोग को बताया गया कि ऑप्टिकल फाइबर जब भी क्वेश्चन रहे तो ये जो है लेजर डायोड, एक ही लेजर का प्रयोग किया जाता है वो भी लेजर डायोड का। न्यूमेरिकल अपर्चर का एक ही सूत्र होता है वो है न्यूमेरिकल अपर्चर, जो कि होता है √(n1) का होल स्क्वायर माइनस n2 का होल स्क्वायर बटा n0। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि LVDT का पूर्ण रूप क्या है। देखिए लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। ये जो है दिल्ली मेट्रो एग्जाम में इसी बार पूछा गया था, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जो भी कैंडिडेट नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। आप लोग को एक चीज़ और दिखा दूं कि ऑप्टिकल फाइबर का एक फिगर भी आप लोग को दिखाने वाला हूं, तो वो कैसा होता है चलिए उसको दिखाऊंगा। तो अगला जो क्वेश्चन है इसी में कि प्रकाश एनकोडिंग किसे कहते हैं। देखिए प्रकाश एनकोडिंग है क्या, तो प्रकाश सिग्नल को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। देखिए आप लोग को एक और चीज़ हम लोग को बताऊंगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसमें जो है बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा सब चीज़ बताऊँगा, तो इसमें जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये चीज़ पढ़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यही है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर 1 2 3 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है ये है कोर, यानी कि कांच का बना होता है। देखिए प्लास्टिक और कांच का बना होता है ऑप्टिकल फाइबर, और वो जो इसके पहले क्वेश्चन आ चुका है इसी वीडियो में। तो ये जो है कोर जो है कांच का बना होता है। ये क्लैडिंग है जो कि प्लास्टिक का बना होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्लैडिंग जो है किस परत का बना होता है, तो प्लास्टिक का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिगर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेट मेंबर है ये, इसको बोलते हैं कोटिंग। ये वाले को कोटिंग बोला जाता है। और ये जो बाहर का जो आवरण है जेकी बोलता है आउटर जैकेट के नाम से जाना जाता है। जैसे ये कोई वायर है और जिसको बाहर का जो बोला जाता है इसको बोलते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और अंदर का जो पार्ट्स है उसको बोलते हैं वायर, ठीक है। तो यही चीज़ है। और इसमें जो है एक ही प्रकार का लेजर डायोड का प्रयोग होता है, उसको बोलते हैं लेजर डायोड। लेजर डायोड इसमें काम करती है। ज़्यादातर इसका प्रयोग जो है चिकित्सक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण के रूप में सौर ऊर्जा का रूपांतर किस में होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में एक ही होता है, वो यह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो UPS कितने पावर स्रोत होते हैं। देखिए UPS में 2 पावर स्रोत होता है। एक होता है ऑनलाइन UPS और दूसरा होता है ऑफलाइन UPS। बस इसको नोट करते चलेगा। UPS का पूरा नाम क्या है, तो ये UPS का पूरा नाम है वो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। DC कन्वर्टर का कार्य क्या होता है। देखिए कन्वर्टर हम लोग को
आप लोग पहले ही बता दें कि कन्वर्टर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कन्वर्टर जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है या एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और दूसरा जो होता है डीसी कन्वर्टर जो कि डीसी को सिर्फ डीसी में ही कन्वर्ट करेगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट है। कन्वर्टर, रेक्टिफायर और ये जो है इन्वर्टर तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और रेक्टिफायर भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, लेकिन कन्वर्टर में ऐसा नहीं होता है, एसी को डीसी में और डीसी कन्वर्टर डीसी को डीसी में। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो डीसी से डीसी परिवर्तक प्रयुक्त होता है। देखिए डीसी से डीसी परिवर्तक प्रयुक्त होगा वो है सेलुलर मोबाइल। आप लोग एक बोर्ड है, सर्किट है, जिसमें जो है चार्जर हम लोग लगाते हैं। तो चार्जर ये है क्या, ये है डीसी। इनपुट भले ही एसी आ रहा हो लेकिन ये चार्जर डीसी है और डीसी से ही मोबाइल ये जो आप लोग का फ़ोन है ये चार्ज होती है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो समाप्त हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जो भी कैंडिडेट नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि AITT 110 111 इसका एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है। आप लोग तैयारी मजबूती से कर लीजिए, क्योंकि उसमें कोई चांस नहीं होने वाला है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है वहाँ पे, और उसमें जो है कोई भी चीटिंग होने वाला नहीं है। तो अच्छे नंबर से पास होना है इस बार। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।